1857 की क्रांति। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति रही है, एक ऐसा विद्रोह रहा है जिसकी शुरुआत तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में होती है, लेकिन धीरे धीरे एक जन विद्रोह का रूप लेने की ओर बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं अड्डेबाजी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो दोस्तों अब हम अड्डेबाजी इस कार्यक्रम को थोड़ा परीक्षा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पठन सामग्री, कुछ स्टडी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सार्थक हो सके, हमारा कार्यक्रम ये सार्थक हो सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति और उससे जुड़े जो कारण हैं और उनका जो परिणाम हुआ इन सब पर चर्चा करेंगे। यदि हम 1857 के क्रांति के नेताओं की बात करें तो इसमें प्रमुख नाम आता है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, बेगम जीनत महल, तात्या टोपे, बालाजी विश्वनाथ और बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे नेताओं का। और इसमें सर्वोपरि एक सर्वमान्य नेता उनके थे एक बहादुर शाह जफर, उन्हें नहीं छोड़ सकते, एक वो है भी है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके कारणों की। यदि हम कारणों की बात करें तो चलिए हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो कारणों की जब हम बात करेंगे तो कारणों को चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक और सैनिक कारण। यदि राजनीतिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो इनकी यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प की नीति अपनाई जा रही थी डलहौजी के द्वारा, या फिर जो सहायक संधि थी, और उसके अलावा भी जो उनके जो रिंग फेंस की जो घेरने वाली नीतियां रही हैं वो बहुत सारे रहे हैं। और फिर जो वो एक कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई यदि युद्ध लड़ रही थी तो उसके पीछे कारण क्या था कि वो उनका जो दत्तक पुत्र था, चूंकि उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु असमय हो गई थी और रानी को कोई बच्चा नहीं था, इसके कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो रहा था और डलहौजी की नीतियों के अनुसार अब वो राज्य कंपनी का होना था। तो ऐसे में वो एक काफी जद्दोजहद कर रही थी कि अपना जो दत्तक पुत्र था उनको मान्यता दिला दे। और फिर बालाजी विश्वनाथ हैं, उनके साथ यही है कि वो उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसी ही स्थिति बहादुर शाह जफर के साथ थी और वीर कुंवर सिंह के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति थी। दूसरा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यदि बात करें तो इसमें कई अलग अलग तरह के धार्मिक कारण देखे जा सकते हैं। पहले यदि देखें 1857 के पहले धार्मिक सुधार के कार्यक्रम किए गए, जैसे कि धर्म प्रचार को बल मिला। अब विधवा पुनर्विवाह पर से रोक हटा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाने लगा। और एक जो सबसे प्रमुख कारण जो धार्मिक कारण जो उभर कर सामने आया वो था कि अब वो चर्बी वाला कारतूस, जो कि तात्कालिक कारण भी बना क्योंकि उसमें वो हिंदू और मुसलमानों की दोनों की धार्मिक भावनाओं का आहत कर रहा था। और फिर यहाँ कह सकते हैं कि एक और चीज थी जो कि यहाँ पर कई बार प्रताड़ित किया जाता था कि जैसे सिखों को बाल कटाना है, बाल नहीं रख सकते, पगड़ी नहीं बांध सकते, या फिर मुसलमानों को दाढ़ी कटानी है। इस तरह के जो सैनिक अनुशासन यहाँ पर लादने की कोशिश की गई, या फिर समुद्र पार सिपाहियों को या फिर कर्मचारियों को जो तैनाती का जो रखा के लिए शर्तें दी जाने लगी, ये इस तरह के कारण थे। अब हम आते हैं सामाजिक कारण में। सामाजिक कारण में आप देख सकते हैं जो उनके समाज सुधार के जो कार्यक्रम थे, हालांकि वो कालांतर में अच्छे साबित हुए, लेकिन तत्काल में वो एक विद्रोह को भड़काने के लिए काफी कारगर रहे। इसके अलावा एक सामाजिक ढांचा काफी अस्त व्यस्त सा हो गया था, क्योंकि जो बुनकरों की यहाँ के जो अस्थाई जो बुनकर हो या फिर जो अस्थाई कारीगर हो, वो अब उनका जो ढांचा है पूरी तरह छत विक्षत हो चुका था और वो काफी एक कह सकते हैं कि बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके थे। अब वहां पर और एक शहरी जीवन में एक नए मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, जो कि पढ़ा लिखा था, जो कि ब्रिटिश नीतियों को या फिर दुनियादारी को समझ रहे थे। विश्व उस समय जो दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है नहीं बाहर, जो भारत और उसके भारतीय महाद्वीप के बाहर के जिस देशों में, उस सब के बारे में वो जानकारी रख रहे थे और यहाँ क्या कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी नीतियों को समझ रहे थे। और फिर अंत में आता है एक सैनिक कारण। सैनिक कारण में भी आप इसको यहाँ से जो कारतूस वाला एक ले सकते हैं मैटर। दूसरा एक सैनिकों की जो एक यहाँ पर उनकी जो व्यवस्था थी सैनिकों का, कि ऐसा यदि देखा जाए तो एक ब्रिटिश सैनिक के अनुपात में 20 भारतीय सैनिक होते थे। ऐसे में किसी भी विद्रोह को दबाना
ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं था, ये भी एक कारण था। चलिए, और इन कारणों पर हम आगे जो हम चर्चा वाला वीडियो है चर्चा करेंगे इस पर आगे हम, तो चलिए इस पर फिर बात करेंगे चर्चा में। तो अब आगे हम यदि इसका जो हम घटनाक्रम पर यदि ध्यान दें तो 1857 आते आते शुरुआत से ही जगह जगह यहाँ विद्रोह शुरू हो चुका था, लेकिन मई आते आते पूरे देश में ये विद्रोह फैलने लगा। यदि हम बात करें 2 फरवरी 1857 की, 2 फरवरी 1809 जो स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर में विप्लव होता है। 10 मई को मेरठ में सैनिकों का विप्लव होता है, जो मंगल पांडे को जिसमें फांसी दी जाती है। 11 से 30 मई 1857 के बीच, 11 से 30 मई 1857 के बीच दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में, छोटे छोटे जगहों पे, अलग अलग जगहों पर विद्रोह विप्लव होता है। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर में विप्लव होता है। गंगा और सिंध मैदानों के राजपूता बंगाल के कुछ भागों में असैनिक विद्रोह भी होते हैं, सेना के साथ साथ कुछ असैनिक विद्रोह भी होते हैं। वहीं जुलाई 1857 में इंदौर, मऊ, सागर, झेलम, सियालकोट, पंजाब के कुछ स्थानों पर। 18 अगस्त में सागर और नर्मदा घाटी के समस्त क्षेत्रों में एक असैनिक विद्रोह होता है यहाँ पर। और 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। अक्टूबर 1857 में कोटा राज्य में विद्रोह फैलता है। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने जनरल विंडहम को कानपुर के समीप परास्त किया। कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने जीता। कब? दिसंबर 1857 में। और वहां से तात्या टोपे निकल भागे। मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अप्रैल 1858 में झांसी पर अंग्रेजी अधिकार। बिहार में जगदीशपुर की वीर कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह। मई 1858 में अब आगे अंग्रेजों ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीता और भारतीय विद्रोहियों ने रोहेलखंड में छापामार आक्रमण आरंभ किया। जुलाई से दिसंबर 1858 के बीच संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। जुलाई से दिसंबर 1858 तक पूरे देश में अंग्रेजों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। अब चलिए हम इसका जो प्रसार का एक नक्शे पे देख सकते हैं कि ये आप इस क्षेत्र को देखिए, जो सारे अधिकतम विद्रोह हैं इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है आपको। बम्बई में थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का देखने को मिला, बाकी नर्मदा घाटी के दक्षिण जो है, नर्मदा नदी के दक्षिण में पूरा शांत रहा। इसके क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में हम चलिए अब आगे चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ होंगे राज। तो मिलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। नमस्कार, आप आ चुके हैं अड्डेबाजी के दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम और राज आप आज मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज का मुद्दा है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, और उसके एक्चुअली हम अब इसको परीक्षा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा विशेष फोकस होगा कि 1857 से रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, उसकी जो मुख्य परीक्षा में सवाल आते हैं, उस पर हम चर्चा करें। तो राज एक संक्षेप में 1857 की क्रांति के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार। 1857 की क्रांति के बारे में हम अगर बताऊं आपको, तो बस इतना सा ही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1857 की क्रांति एक अहम भूमिका निभाती है किसी भी सेक्टर में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट के एग्जाम हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप इसे अवश्य देखें और हम लोग चर्चा करते हैं अब कि कैसे इसमें जो है आगे बढ़ा जाए और कैसे 1857 कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे जो है आसानी से कर सकें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ चलिए हम सीधे इसको प्रश्नों के माध्यम से शुरू करते हैं। जरूर। तो आज हम बीपीएससी का एक पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। आखिर देखिए, 1857 की क्रांति बैरकपुर से शुरू होती है और ये फिर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ती चली गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का ही आता है। और वैसे भी हम लोग बीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं, बंगाल के बाद ये विद्रोह बिहार में हुआ। और बिहार में जहाँ से शुरुआत हुई वो है देवघर जिले का रोहिणी, जो तब गांव हुआ करता। तो वो आज मैं वहीं से हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
वहां शहीद होने वाले 3 सिपाही सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून का एक शहीद स्थल है, जो कि रोहिणी शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये आए तो इसको आप घूमें, जरूर एक बार देख लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 12 जून को यहाँ पर सिपाहियों ने विद्रोह किया था और अपने एक अधिकारी की हत्या कर दी, और तुरंत ही अब 2-3 दिन बाद 16 जून को उन तीनों को फांसी दे दी गई। यहाँ पर उनकी एक कैंप, उनका एक अस्थायी कैंप हुआ करता था, बाद में इसे यहाँ से हटा लिया गया। तो 1857 की क्रांति पर हम सीधे प्रश्नों के माध्यम से आएंगे। तो एक पहला जो प्रश्न हमारा बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। क्या इसको कैसे पर चले? चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी में जितने भी 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ तक कि यूपीएससी में, तो क्यों ना हम लोग उसके बारे में एक अच्छा डिस्कशन और डिबेट करें, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट पूरी तरीके से उसे जो है ना हल कर पाए। अब मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊं तो बिहार में 1857 के विद्रोह के उद्भव और कारण की विवेचना करें। अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को, उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके असफलता के कारण क्या क्या थे, अगर मैं इस तरह से इसको डिस्कशन कर दूं, तो क्या बच्चों को इससे फायदा नहीं होगा? क्या बच्चे कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके अगर आयोग पूछेगी तो उसका अच्छे से समाधान कर सकेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये, हाँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि क्योंकि इससे क्या होगा ना, बच्चों को एक क्या कहते हैं, एक फ्रेम के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। और मैं अगर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने लगूं तो पता चलेगा कि 30 मिनट 35 मिनट एक क्वेश्चन में चला जा रहा है, तो बच्चों को इससे कहीं ना कहीं ज्यादा, शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे आप फ्रेम में, थोड़ा फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं, अंदर आइए थोड़ा, आपका चेहरा कट रहा है। हाँ अब ठीक है सर? थोड़ा और, थोड़ा सा। हाँ आप सही है, ठीक है, चलिए वैसे हमें सही दिख रहा है। ठीक है, फिर मुझे भी थोड़ा दिखना चाहिए ना। हाँ जरूर, हाँ चलिए कहिए आप। चलिए, तो आखिर बिहार में एक तो राष्ट्रीय कारण रहा है, चाहे वो सैनिक कारण रहा हो, राजनीतिक रहा हो, और फिर कुछ सामाजिक कारण रहे हैं। इसके अलावा आपको इनको आप बिहार में कैसे देखते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती, क्या क्या कुछ है बताइए। अ, पहले इसका जवाब ना दे करके पहले हम ये इस पर चर्चा करें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कारण रहे हैं ये क्या क्या रहे हैं, ताकि मैं इसको लास्ट में कंक्लूजन में बिहार के योगदान की जो भूमिका है, मतलब कि जो कुंवर सिंह की भूमिका है, उसको मेंशन करते हुए यहाँ से बाहर। तो मैं चाहूंगा कि आप राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण जो है वो कुछ आप डिस्क्राइब करें और बाकी मैं इधर से डिस्क्राइब कर दूं, ताकि इसमें क्या होगा कि दोनों का मिला जुला विचार आ जाएंगे और साथ। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक कारण की हम बात करें तो एक तो है कि जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था, हड़प नीति थी, उनकी सहायक संधि वाली पॉलिसी थी, उपाधियों का अंत था, बिल्कुल और जमींदारी प्रथा भी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल धीरे धीरे, और वहां पर एक अदृश्य जमींदारों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। जी हाँ। अब ऐसे लोग जमींदार बन रहे थे जिनकी जमींदारी से जिनका कोई मतलब नहीं था, और जो वास्तविक जमींदार थे वो वहां पर एक मुनीम की भूमिका में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा जो इसको राजनीतिक कारण देख सकते हैं। और सैनिक कारण की बात करें तो एक तो था कि उनका जो सेना का जो संगठन था, गठन था, कि 1:20, एक अंग्रेज सिपाही पर 20 भारतीय सिपाही थे। ये किसी भी विद्रोह को जन्म देने के लिए काफी था, आज वो 1857 के पहले। दूसरा था कि एक जो बंगाल में जहां सबसे पहले विद्रोह हुआ, वहां बंगाल में जो सैनिक थे वो मूलतः अवध और बिहार, पश्चिम बिहार और अवध क्षेत्र से थे, जिनका एक स्ट्रॉन्ग, मतलब वो भी अपर कास्ट हिंदू थे, जिनकी अपनी धार्मिक संवेदनाएं थी, और उन पर जो विदेश में
तैनाती या फिर उनका खान पान को लेकर उनका जो डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ जो बातें थी, वो भी उनको एक कह सकते हैं कि जिसने उनको विद्रोह के लिए उकसाया, जो उनको असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। और आगे इसके अलावा कुछ राज आप देखिए। इसके अलावे उसमें और भी बहुत सारे कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। तो हम स्टूडेंट से यही आशा करते हैं कि जब राजनीतिक कारण लिखें वो, तो पूरी तरीके से उसको डॉट बाय में, मतलब कि क्या कहते हैं, आप बुलेट उसमें लिखें, पॉइंट वाइज लिखें आप। जैसे कि अब चंद्रशेखर जी ने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति डलहौजी ने लाया था। तो इस तरह की सहायक संधि आप वेलेस्ली के द्वारा जो लाया गया था, इस तरह की चीजों को आप एकदम डायरेक्ट बुलेट पॉइंट में लिखेंगे ना, तो आपको जो है एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा। और इसमें आप राजनीतिक कारण में और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मुगल सम्राट के साथ एक निंदनीय व्यवहार करते थे ब्रिटिशर्स, ये सब। जैसे कि और इसमें उसके 1849 में एक घोषणा हुई थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ देना होगा। हाँ, और उनके उत्तराधिकारी जो होंगे वो सम्राट के रूप में नहीं, राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे। हाँ, ये ऐसी थी। फिर ऐसे यदि आप बात करें कि जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जिन्हें धोंदू पंडित भी जिनका वास्तविक नाम था, उनको भी हाँ, पेंशन देने से कर दिया गया था। हाँ, तो वो नाना साहब थे। नाना साहब को धोंदू पंडित कहा के नाम से जाना जाता था, जो कानपुर से लीड कर रहे थे। तो उसके साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था ब्रिटिशर्स ने। तो वहां पर भी क्या था, 8 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती थी, उसको डलहौजी ने बिल्कुल जो है ना मना कर दिया, उसको जो है हटा दिया वहां से। तो ये सब चीजें जो है ना, एक राजनीतिक कारणों में से एक है। ये विद्रोह का एक ही कारण नहीं हो सकते, बहुत सारे डायमेंशन है इसके। अब मैं इसके सामाजिक कारण। जी। हाँ, अब यदि हम बात करें कि सैनिकों की कुछ शिकायतें हैं। हाँ, एक सबसे पहला यदि है देखें तो पदोन्नति में भेदभाव। बिल्कुल। जहां पर एक जिस तरह एक कह सकते हैं कि व्हाइट और ब्लैक, मतलब व्हाइट और नॉन व्हाइट, श्वेत और अश्वेत। श्वेत जितनी तेजी से वो प्रमोट होते थे, जितनी जल्दी उन्हें वो पदोन्नति मिलती थी, उसके मुकाबले बहुत कम इनको पदोन्नति दी जाती थी। कहा जाता था कि सूबेदार को, जो अंग्रेज सूबेदार होते थे, उसको 195 रुपया मासिक वेतन मिलता था, और वहीं भारतीय जब होते थे तो उनको 35 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था सैनिक में। सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है। हाँ, भेदभाव था बिल्कुल। और फिर हाँ, दूसरा है कि भत्ता सेवा जो था वो भी देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक जो व्यवस्था, विदेशी भत्ता सेवा, विदेशी अच्छा, सेवा हाँ। भत्ता। तो वो सर एक ही लाइन में बता दीजिए ना सारा, कि सैनिकों के वेतन भत्ते पदोन्नति सभी के साथ पक्षपात किया गया था, भेदभाव किए गए थे। हाँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका एक समुद्र पार जो तैनाती के लिए जो एक दबाव बनाया जाता था। हाँ, ये धार्मिक बिल्कुल कारण, सर। सैनिक और धार्मिक दोनों में रख सकते हैं आप इसको। हाँ, हाँ। सैनिकों में एक कारण और भी था कि सैनिकों का जो है ना मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक उत्पीड़न किया जाता था। जैसे कि सिख समुदाय को कहा जाता था कि बाल कटाने पड़ेंगे आपको, और जो कि एक तरह से यहाँ पर जो सिख धर्म है उसमें इसको बहुत धर्म से जोड़ करके वो देखते हैं, बाल नहीं कटा सकते मतलब वो। मतलब सिखों को बाल कटाना होगा, मुसलमानों को दाढ़ी कटानी होगी। मुसलमानों को दाढ़ी कटानी होगी। उसके बाद कहा जाता था कि इंडियन को समुद्र यात्रा करनी होगी, जो कि इंडियन के लिए ये लगता था क्या कि कहीं बहुत बड़ा ये अन्याय ना हो। इस एक्चुअली वजह ये से जो उनका है, एक धर्म से जोड़ा जाता था, मतलब समुद्र पार करना, मतलब वो आप हिंदू नहीं रहे हाँ, ऐसी। हिंदू नहीं है, कुछ इस तरह की हमारे यहाँ परंपरावादी सोच थी। और एक था कि इसी सैनिक कारण में एक था कि 1856 में 1856 में अवध का विलय हो गया था। तो इससे भी सैनिकों में काफी असंतोष का सामना करना पड़ा था, और असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी। तो ये सैनिक कारणों में से बहुत सारे कारण हैं। अब हम लोग प्रशासनिक कारण भी देखेंगे। बताइए प्रशासनिक कारण सर। प्रशासनिक कारण पर आप ही इसको डिस्कस कीजिए। प्रशासनिक कारण मेरा कुछ ज्यादा। प्रशासनिक कारण में जब हम बताएं तो प्रशासनिक सेवा में भेदभाव किया गया था। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की गई थी, भारतीयों की नियुक्ति होती ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा जो है भेदभाव कहा गया था। इसी वजह से जो है एक भारतीय में रोष उत्पन्न हुई थी इस चीज को लेकर के। उसके बाद जी। जी, उसमें भारतीयों को मतलब सिर्फ या तो
क्लर्क या पालकी वाले के रूप में ही मतलब तैनाती होती थी। मतलब निम्न जो पोस्ट हुआ करते थे ना, उस पर केवल भारतीयों को क्या कहते हैं, बैठाया जाता था, बाकी उच्च पदों पर केवल अंग्रेज को। पालकी ढोने वाले, राशन पहुंचाने वाले, हाँ रखने हाँ वाले, या फिर निचले स्तर के क्लर्कियल जॉब करने वाले, हाँ, वो बहुत ऐसी स्थिति। बहुत 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 बड़ा ओहदा होता था भारतीयों के लिए कि आप वहाँ फलाने डिपार्टमेंट में आप क्लर्क हैं। भाषा के साथ भी उसने न्याय नहीं किया, अंग्रेजी भाषा को उसने जो है सरकारी भाषा बना दिया। ये भी भारतीयों के लिए एक अन्याय से कम नहीं था। भारतीयों को हिंदी समझ में आती थी, क्या कहते हैं, मात्र लैंग्वेज समझ में आती थी, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो समझ में आती थी। अंग्रेजी कहाँ समझ में आती है? ये अलग बात होता है क्योंकि तब की स्थिति जो होगी, भारत में उस तरह की कोई भाषा रही होगी जो कि बृहद पैमाने पर पूरे भारत में समझी या पढ़ी जाती होगी, ऐसा थोड़ा अतिशयोक्ति होगा। चलिए अब देखते थोड़ा रूढ़िवादियों के, जो यहाँ के जो परंपरावादी थे लोग, उनकी क्या क्या शिकायतें थी। एक तो सबसे पहला जो मिशनरियों को जो खुला छूट मिला था, और जो सरकार से जो उन्हें प्रोत्साहन और सुरक्षा दी जाती थी, एक तरह से ऐसा लगता था कि जैसे धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी, सॉरी नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी। और दूसरी थी जो सरकार द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो या प्रथा पर रोक हो, बाल विवाह पर रोक हो, इवन की दास प्रथा पर भी रोक लगाने की कई बार कोशिश की गई और लगाया भी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रिलीजियस मतलब होता है डिसेबिलिटी एक्ट 1856, जिसके बाद हिंदू भी अपना धर्म परिवर्तित करके भी अपने पिता के संपत्ति का वारिस हो सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं जो पारंपरिक लोग थे, परंपरावादी लोग थे, इनको एक फ्लोट कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म को देखते हैं ना, अभी भी जब 1857 के विद्रोह की बात करें तब भी जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ सकता था कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेंगे। उन्हें फर्क पड़ रहा था कि उनके धार्मिक मूल्यों पर प्रहार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ब्रिटिशर्स आकर के या कोई बाहरी तत्व आकर के हमारे धर्म में हस्तक्षेप करे, ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे ही धर्म से जुड़ी हुई चीजें थी जो कि भारतीयों की, शायद ब्रिटिशर्स ने मुगल व्यवस्था को नहीं पढ़ा था अच्छे से। यदि मुगल व्यवस्था को अच्छे से अध्ययन किया होता तो शायद 1857 क्रांति जैसा बड़ा विप्लव उन्हें देखने को नहीं मिलता। उन्होंने जिस तरह की नीति अपनाई, खासकर अकबर ने लोगों को मिला के चलने की, ये कहना बड़ा अतार्किक होगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं, ख्वाहिश तो हल्की में भी ले सकते हैं। अब एक और है कि दूसरा, अब उसमें है कि मंदिरों में और धार्मिक संस्थानों, मस्जिदों आदि की जमीनों पर भी कर लिया जाने लगा। ये एक बहुत बड़ा हो सकता है जो धार्मिक संपत्ति थी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो। अब देखें कि हर जगह उनको कुछ मतलब राजाओं ने एक गैर कर भूमि दी हुई थी ताकि उसका वहां का मैनेजमेंट चलता रहे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या सॉरी कंपनी ने उस पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। दूसरा एक पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार। लेकिन इसके अलावा आप कहें तो कारीगरों और कृषकों का भी कुछ शिकायतें थी। उसमें आर्थिक कारण में अगर जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज थे। व्यापार का जैसे विनाश हो गया था। अब बेहतर है कि हम आर्थिक कारणों की थोड़ा चर्चा कर लें। आर्थिक कारणों में हम पहले व्यापार का विनाश जैसे हुआ था, उसमें भारतीय पूंजी का पलायन हो गया था। आप देख ही रहे थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था, कौन सी बुक लिखी थी, अनब्रिटिशर्स पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, तो इस बुक में इसने पूरी तरीके से ये कहा था कि भारतीय पूंजी का जो है ना, भारत से पलायन हो रहा है। और उसके बाद भारतीय व्यापार पर नियंत्रण भी था। लैंड ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। उसके बाद आपने देखा होगा कि इस तरह की नीति लाने के बाद परंपरागत जो मेरा हस्तशिल्प था वो उसका बिल्कुल सर्वनाशी हो गया, बिल्कुल ह्रास के दौर में पहुंच गया।
जैसे बनारस में बहुत सारे थे, या क्या कहते हैं भागलपुर में थे, बिहार के कई जगहों पर हस्तशिल्प बनाया जाता था। सब निम्न स्तर के आ गए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये कह सकते हैं कि मैनचेस्टर के जैसे जैसे मैनचेस्टर का विकास होता गया, भारत का जो जो हथकरघा उद्योग था, खासकर जो कपड़ा वाला, कपड़े बनाने की जो कला थी, वो यहाँ चौपट होती गई। और इनका जो एक अन्यायपूर्ण जो इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट कर लगाया जाता था, ये एक मैंने कहीं को पढ़ा था कि यदि आप रॉ मटेरियल बंदरगाह से अंदरूनी हिस्सों में लाते हैं, तो उस पर लगने वाला जो कर होगा, उस पर लगने वाला जो किराया होगा या टैक्स होगा, वो उससे कम होगा। अब और यदि आप रॉ मटेरियल निर्यात कर रहे हैं, तो उस पर कम लगेगा। वहीं यदि रॉ मटेरियल आयात करते हैं, तो उस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको। यानी कि आप कच्चा माल लाते हैं तो महंगा पड़ेगा, कच्चा माल निर्यात करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। वहीं बने बनाए कपड़ों की बात करें, तो बने बनाए कपड़े यदि आप निर्यात करते हैं, तो वो आपके लिए महंगा होगा निर्यात करना, लेकिन वहां से आयात करना ये सस्ता होगा। वो उसका कहना ही था कि भारत जो है केवल कच्चा माल उत्पादित कर सकता है, इसके अलावा भारत कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ब्रिटिशर्स यही कहते थे। ये कहना था कि नहीं, यहाँ अधिक से अधिक हम कच्चा माल यहाँ से लें और बना बनाया माल लाकर यहाँ पर हम डंप कर दें, और उन्होंने वो किया भी। हाँ, आर्थिक कारणों में और भी एक कारण पे हम किसानों के शोषण पर भी चर्चा करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था और एक क्या कहते हैं, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था लागू करके किसानों का केवल शोषण ही नहीं किया, बल्कि भारी मात्रा में उपज नहीं भी होती थी, फिर भी जो है लगान वसूला जाता था। तो और टैक्स भी जो है। हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जब व्यवस्था बदलता है, जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो निचला जो जो ग्रास रूट लेवल पर लोग होते हैं ना, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये चीज आप आज भी देख सकते हैं। जैसे कृषि कानून आया है, ये हर किसी पर नहीं, लेकिन जो ग्रास रूट पर लेवल पर जो लोग हैं, जो जमीन पर जो लोग हैं, जो इससे सीधे जुड़े हैं, उन पर ये एक कैसे नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और उसी से वो चिंतित होकर उस पर कर रहे हैं। हालांकि आज हमारे पास एक डेमोक्रेटिक तरीका है विरोध करने का, तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हम भी आज भी वही हो रहा होता जो 1857 में हुआ। विरोध करना तो मेरा अधिकार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके विरोध से आपके अधिकार जो है वापस आ जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपको वो अधिकार मिले। हाँ, आर्थिक मुद्दे में एक मुद्दा और हम चर्चा करेंगे, उद्योगों का नाश कैसे कैसे हुई, बेरोजगारी कैसे कैसे फैली, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि ब्रिटिश की आर्थिक शोषणकारी जो पॉलिसी थी, उसमें कृषि और घरेलू उद्योग धंधे और व्यापक रूप से बेरोजगारी जो है चौपट हो गई थी। क्या सहमत है सर? बिल्कुल। उसके बाद दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन ना देना। भारतीयों का ये मानना था कि आधुनिक जो उद्योग हैं उसको प्रोत्साहन ना दें। इससे क्या होगा ना कि उसका जो इंटरनल मेरा जो व्यापार है वो नाश हो जाएगा, या उद्योग है वो नाश हो जाएगा। इस वजह से जो है हम लोग ऐसा नहीं करते। और तीसरा चीज था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारतीय उत्पाद हुआ करते थे, उसमें उसके विरुद्ध जो है भेदभावपूर्ण नीति। वो क्या करते थे कि इंडियन वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगा देते थे, और अपना जो उसका वस्तु होता था उस पर टैक्स कम कर देते थे, ताकि वो सस्ती हो जाती थी मार्केट में, और हमारी वस्तुएं जो है, भारतीय वस्तु जो है, गुड्स, वो जो है ज्यादा महंगी हो जाती थी। इस वजह से भेदभावपूर्ण ये पॉलिसी जो बनाया, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में काफी रोष थी, इससे भी बेरोजगारी बढ़ी थी, और उद्योग धंधे हमारे काफी नष्ट हुए थे। तो दोस्तों, ये मैंने हाँ, कुछ कहना चाह रहे? तो हम भी इस पर बात कर चुके थे, वो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला, आयात और निर्यात वाला इसकी। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, हमने आर्थिक, राजनीतिक, क्या कहते हैं, प्रशासनिक और सैनिक, इस तरह के कारणों पर चर्चा की है हम लोगों ने। एक कारण इसमें बचता है कि जो कि आप लोगों को बताना बहुत अहम है, वो है तत्कालिक कारण। आप लोग जानते ही होंगे कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है। मेन कारण लोग बताते हैं कि यही था
कि 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन केवल यही कारण नहीं था, ये कहना अतार्किक सा लगता है। इसमें बहुत सारे कारण थे जो मैं ऐसा नहीं, कोई एक छोटा सा कारतूस किसी साम्राज्य पर हमला कर दे, किसी हाँ, साम्राज्य को हिला दे, ये बिल्कुल ये भी कहना तार्किक नहीं बड़ा लगता। बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता। तो इसके बहुत सारे कारण थे जिस कारण पे हम लोगों ने अच्छे से चर्चा करी। अब हम चलते हैं कि इसके जो क्या कहते हैं बिहार में योगदान थी, जो 66 बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए काफी अहम क्वेश्चन कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में क्या योगदान है कुंवर सिंह का 1857 के विद्रोह में, तो आप फुल्ली जिस प्रकार से मैंने बताया आपको एक भूमिका लिख करके आप उसको डायग्राम कर देंगे, उसके बाद उसको बांट देंगे, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण जो हम लोगों ने अभी चर्चा करी, इसको बांट करके आप थोड़ा थोड़ा उसको जो है बता देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे पॉइंट बाय पॉइंट में लिख करके, उसके बाद लास्ट में आएंगे आप बाबू कुंवर सिंह का जो भूमिका रही है बिहार के संदर्भ में, वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है ये पूरी तो तरीके से आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जो 1847 क्रांति में कहाँ से शुरुआत होता, आरा की एंट्री, जो आरा के वो जमींदार थे ना बाबू वीर कुंवर सिंह। कहा जाता है कि मैंने इस पर एक जो नोट्स बनाया सर, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह था। विद्रोह में इसका नेतृत्व जो है 80 वर्षीय जमींदार आरा के थे, ये बाबू कुंवर सिंह कर रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है बिहार में, क्रांति की शुरुआत देवघर के रोहिणी से 12 जून 1857 को शुरुआत होती है इसकी, जिसको कि हम नाम देते हैं सैनिक विद्रोह, जो आपने सबसे शुरुआत में ही चर्चा करी थी इसकी, 12 जून 1800। वही से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद कहा जाता है कि इस घटना के बाद 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ होता है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ होती है, जिसको कि कमिश्नर टेलर के द्वारा दबा दिया जाता है। ये मैं पटना की बात की। पटना से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके पश्चात क्या होता है कि विद्रोह की आग पूरे बिहार में फैल जाती है। और 25 जुलाई, मतलब 3 जुलाई को पटना में घटना हुई थी, और 25 जुलाई को 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। और ये लोग क्या किए, सारा दानापुर रेजिमेंट वगैरह लोग मिल करके शाहाबाद पहुंच गए, जहां कुंवर सिंह रहते। कुंवर सिंह को अपना सर्वमान्य नेता घोषित कर दिए सभी ने मिलकर। आपको पता होगा कि दानापुर रेजिमेंट गई थी, वहाँ 34वीं रेजिमेंट थी, और जो वहां से रोहिणी से लोग आए थे जिसका आपने चर्चा किया, तो वो सभी लोग मिलकर के यहाँ आए पटना में क्या हुआ कि 3 जुलाई को पीर अली के द्वारा किया गया नेतृत्व, और वहां से फिर घसक के दानापुर आए, और दानापुर से फिर क्या हुए, शाहाबाद पहुंच करके इसको नेता घोषित। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बात कहना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि वीर कुंवर सिंह के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा बहादुर शाह के साथ हुआ था, क्योंकि बाद के जांच में पता चला कि जितना आश्चर्यचकित ब्रिटिश थे उतने ही आश्चर्यचकित वीर कुंवर सिंह भी थे, ये सॉरी बहादुर शाह भी थे, कि आखिर ये विद्रोह ऐसा हो कैसे गया। अभी आप अगर कुंवर सिंह की भूमिका की और चर्चा करूंगा, अभी तो मैंने केवल मतलब शुरुआत किया है अभी और चर्चा होगी उनके, कि बहुत सारे काम किए थे उसने, मतलब पानी पिला के रख दिया था अंग्रेजों को। उसके बाद क्या हुआ, कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उसके बाद सैनिकों की मदद से आरा तथा उसके अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आरा को कुंवर सिंह ने जो है मुक्त कराया अंग्रेजों से। उसके बाद वहां पर जो कैप्टन डेनवर थे, मतलब अंग्रेजी जो सेनापति थे, कैप्टन डेनवर के नेतृत्व में सेना भेजी गई अंग्रेजों के द्वारा। इस युद्ध में डेनवर समेत जो है अनेक ब्रिटिशर्स मारे गए। उसके बाद पुनः क्या किया, ब्रिटिश सेना ने जनरल आर्चर को भेजा, उसका दूसरा सेनापति को भेजा, और जिसके बाद कुंवर सिंह को आरा छोड़ देना, मतलब बड़ी सेना लेकर के भेजा दूसरी बार, तो उसके बाद छोड़ देना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, आरा से हटने के बाद कुंवर सिंह मिर्जापुर होते होते कहाँ पहुंच गए, कालपी पहुंच गए। मिर्जापुर होते होते कालपी मिर्जापुर होते हुए कालपी पहुंच गए, जहां वहां उसे तत्या टोपे से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन तत्या टोपे से मुलाकात नहीं हुई। नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों को पराजित कर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नाना साहब को जैसे ही नाना साहब से
उससे मिल करके अंग्रेजों को जैसे ही वहां पर हराया, तो इसके बाद क्या हुआ, कुंवर सिंह आजमगढ़ पहुंच गए। आजमगढ़ में भी अंग्रेजी सेना जो है 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुंवर सिंह पहुंचे तो वहां पर भी आजमगढ़ को भी मुक्त कराया वहां से। उसके बाद बांदा, बनारस, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, इस सभी को मुक्त कराते चले गए एक लाइन से। किसको किसको, बांदा, बनारस, बलिया, गोरखपुर, कालपी, मिर्जापुर, ये सब को मुक्त कराते चले गए। उसके बाद हालांकि यह अधिकार लंबे समय तक नहीं रह पाए। हाँ, क्योंकि ये उतनी बड़ी उनके पास लश्कर, उतना बड़ा उनका लश्कर नहीं रहा होगा, उतनी बड़ी उनकी नहीं रहा इसके होगा पास उतना बड़ा बहुत लश्कर बड़ी इनका। सेना इसके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, ना ही हथियार का बहुत बड़ा पुलिंदा था, बल्कि हाँ ये था कि मूव एक अपने आप में एक क्षमता थी, और जो भी थे एकदम ऑनेस्टी के रूप में लड़ाई कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के लिए। और जो भी था एक मतलब सोची समझी क्या कहते हैं, रणनीति के तहत काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये होती है। उसके बाद क्या हुआ, बलिया से जगदीशपुर लौटते हुए कुंवर सिंह का सामना डगलस की सेना से हो जाती है। अंग्रेजी सेनापति थे एक डगलस, उससे होती है। हालांकि डगलस और उनकी सेना का सामना करते हुए कुंवर सिंह गंगा पार करने में सफल हो जाता है। वहां पर गंगा पड़ जाता है तो उसको जो है वो पार करने में सफल हो जाता है, किंतु हाथों में गोली लग जाती है, तो हाथ और पैर दोनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उसको बायां हाथ और दायां पैर जो है एकदम बिल्कुल घायल हो जाता है उनको। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जहर ना फैले तो वो क्या करता है कि अपना बायां हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से काट। गंगा में हाँ, गंगा में वो कहते हैं क्या कि मैं गंगा माँ को समर्पित कर देता हूँ अपने हाथ। इस ऐसी तरह की कहानी बात। पढ़ने को मिलता है पढ़ने को, हाँ कई कहानी, तो ये कहानी पढ़ने को मिलता है कई बार। हाँ, तो ये बात हकीकत है। उसके बाद ये क्या हुआ कि 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने पर घायल अवस्था में ही कैप्टन लिगार्ड से संघर्ष होता है फिर से। मतलब इतना कुछ होने के बाद डगलस का गोली लग जाता है तो इनका बायां हाथ कट जाता है, लेकिन फिर भी ये जगदीशपुर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद 22 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं और कैप्टन लिगार्ड नाम का कोई सेनापति होता है ब्रिटिशर्स, वो उससे फिर इसकी जो है विद्रोह हो जाती है। उसमें भी क्या करते हैं, इतना एक हाथ कटने के बावजूद भी उसको शिकस्त देता है लिगार्ड को। और उसी दिन, जिस दिन ये मतलब शिकस्त देता है ब्रिटिशर्स को, उसके 2 दिन के बाद जो है विजय दिन के रूप में इसे मनाया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया। हाँ अमर सिंह, हाँ, अमर सिंह ने नेतृत्व किया, और उसी के दौरान धीरे धीरे जो है जब विक्टोरिया आती है, क्या विक्टोरिया ही नाम थी ना, हाँ, महारानी विक्टोरिया आती है, जो कि क्षमादान का घोषणा उसना पड़ता है। उसके बाद ये विद्रोह धीरे 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 हाँ, शांत हो जाता जब वो एक अपना नीति में बदलाव करती है कि नहीं, कि अब हम दुश्मनी वाला है। नहीं, हाँ, एक दोस्ती और हस्तक्षेप नीति जो है का पालन करेंगे। और सारे सारे विद्रोही जमींदारों को क्षमादान देती है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी आजाद कर दिया जाता है और उनके द्वारा शासन किया जाता है। तो ऐसे रोहिणी और उसके अलावा आपके पास एक बार है भागलपुर का विद्रोह। भागलपुर में भी विद्रोह होता है और भागलपुर से चलकर विद्रोही गया पहुंचते हैं और अपने चारों साथियों को चुरा लेते हैं। हाँ, इसके बारे में इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। भागलपुर से रिलेटेड क्या क्या था, कैसे था, भागलपुर में कैसे कैसे हुआ ये पता नहीं। लेकिन अब हाँ, इस क्वेश्चन के लास्ट सेगमेंट पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर इसका मूल्यांकन बता करके, निष्कर्ष बता करके हम लोग इसको जो है, हाँ एक चीज और इस क्वेश्चन में बच गया है। अगर आप 1857 की क्रांति का कहीं भी उल्लेख कर रहे हैं तो इसके असफलता अगर पूछी जाए कि असफलता क्यों हुई थी, इसका हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं करी थी। तो ये असफलता के कारण आपको बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बिहार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देती है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण। तो इसका मेन कारण मतलब हम पॉइंटों में बता देते हैं, आप लोग अपने एलोबरेट कर लीजिएगा। तो इसमें था क्या कि सीमित क्षेत्रों में फैलाव नहीं हो, मतलब सीमित क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ था, पूरे देश में नहीं हो पाई थी। जैसे कि कुछ बिहार वाला सेक्टर था, या बंगाल में पूरी तरीके से नहीं फैल पाया था, झारखंड में फैला था, साउथ में नहीं फैल पाया था। बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ की बिल्कुल फैल ही नहीं पाया। हिंदी बेल्ट का में फैला था। आज का जो हिंदी बेल्ट है हमारा, हाँ, हिंदी बेल्ट में फैला था।
बहुत सारे अछूते रह गए थे। राजस्थान उस्थान में इतना नहीं फैल पाया था जितना बिहार और यूपी में फैल पाया था, इतना नहीं फैल पाया था बहुत जगह। और दूसरा था क्या कि भारतीय जो रजवाड़े थे वो बहुत सारे ब्रिटिश को सहयोग दे रहे थे, भारत के पक्ष में ना होकर के ब्रिटिश को सहयोग दे रहे थे। इसमें रजवाड़े तो थे ही थे, जमींदार भी क्या कहते हैं ब्रिटिश के पक्ष में थे। इस वजह से असफलता के कई कारण हो सकते हैं। नाम मेरा पता नहीं कितना सही होगा, जैसे ग्वालियर उस समय में बिल्कुल सिंधिया ग्वालियर अब पूरा राजपुताना ब्रिटिशर्स के साथ था, पंजाब के साथ था, मराठा भी पेशवा के अलावा सारे उनके साथ थे। यदि आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो लक्ष्मीबाई भी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनका राज्य छीना जा रहा था। लेकिन उसने तो जोर शोर से अपना कम से कम भूमिका इसलिए अदा की कि उसे राज चाहिए था। और शहीद उसके लिए वो लड़ते हुए शहीद भी हो गई, कोई शक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा भी इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि वो अंग्रेज अधिकारियों को उस समय 50 लाख तक घूस देने को तैयार थी। अच्छा, तो मैं उसके पास माल होगा। अब 50 लाख कितना सही कहानी हो, मिथ हो, बट लेकिन अब यदि आप नीचे दक्षिण की ओर जाए, त्रावणकोर हो, मैसूर हो, तो भी शांत रहे। और लेकिन एक और था हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, जहां जो विद्रोह था, विद्रोह वाले क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग उभर गया था, ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया था जो कि जिनकी रोजी रोटी ब्रिटिशर्स और कंपनी के हाथ में थी। जैसे जो पढ़ा लिखा जो उच्च वर्ग जो उच्च वर्ग या मध्य वर्ग उभर कर सामने आया था, जिन राजवंशों से या फिर सैनिकों से नहीं था। ये तो क्लर्क थे या फिर छोटे कुछ जो कि तब तक शायद समाचार पत्र वगैरह भी छपने लगे थे कुछ, या फिर जो कामकाजी लोग थे, टीचर्स थे, शिक्षक लोग थे, प्रोफेसर थे। ये जो एक वर्ग था वो कहीं ना कहीं उसको मतलब हतोत्साहित कर रहे थे। वो आज भी यदि हम बात करें, विद्रोह कौन लोग करते हैं? नौकरी पेशा लोग विद्रोह नहीं करते, उन्हें तो अपनी नौकरी बचानी होती है। विद्रोह में हम और आपके जैसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तो एक बात है कि जब भी विद्रोह हुई है, हम अगर इतिहास उल्टा के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमेशा मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वही विद्रोह में शामिल मध्य वर्ग नहीं, निम्न मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। हाँ, वही मध्य वर्ग ही कहा जाएगा उसको। उच्च वर्ग तो कभी शामिल ही नहीं होते इसमें। उच्च वर्ग को जरूरत एक और कारण जो मैं सबसे बड़ा जानता हूँ कि इसको करने मतलब इस युद्ध में असफलता का, हालांकि जो अंग्रेजों के सफल होने का, उनके पास तो तब तक वो टेलीग्राम का वो व्यवस्था आ चुकी थी, टेलीग्राम वाली तार। उसमें बहुत सारी चीज थे, आप केवल इतना सही नहीं कह सकते जो कि उनका क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था, जो उनकी सेना बाहर थी वो भी अंदर आ गए थे। ये सबसे बड़ा था कि क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था और ये जो टेलीग्राम था वो शुरू हो गया। ये दोनों चीजें। उसके अलावा जो इनकी जो एक कह सकते हैं कि जो जमींदारों को जो मैनेज करने में ये सफल रहे, चाहे वो सिंधिया हो, पंजाब हो, बार बार सिंधिया बोलना सही नहीं है, ग्वालियर हो या पंजाब है, या फिर जो कि मराठा नीचे के और जो दक्षिण भारत के राज्य, कह सकते हैं कि नर्मदा के नीचे तो कोई हलचल ही नहीं थी, नर्मदा के दक्षिण में। और भी इसके असफलता के कारण मैं बताना चाहूंगा। अंग्रेजों के पास क्या था ना कि आधुनिक हथियार थे, और हमारे पास क्या था, भारतीयों के पास एक परंपरागत हथियार हुआ करते थे, उसी से हम लोग लड़ाई करते थे। कहाँ से हम लोग उनसे जो है लोहा ले पाएंगे? फिर भी हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद भी और भी असफलता के कई कारण है, जैसे कि योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं थे हमारे पास, और थे तो कहीं कहीं थे, कहीं कहीं थे। मतलब यूं कहें कि बहादुर शाह जफर तो एक ऐसे नेता बन के उभरे, चलो कहीं राज बैठा हुआ है और एक 18 साल का बच्चा आके उनको पापा पापा कहने लगे, तो बेचारा राज पूछ रहा है कि अरे यार ये पैदा कैसे हुआ और कब पैदा हो गया? स्वाभाविक सी बात है। ऐसी स्थिति बहादुर शाह जफर की भी नहीं होगी। तो बहादुर शाह जफर को डायरेक्ट आकर के नेता चुन लिए गए तो क्या क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति। हाँ, अब समय, अब इसको धीरे धीरे अब समेटने की जरूरत है।
तो आप बताएंगे कि क्या ये एक सवाल था कि 1857 का जो ये विद्रोह था, क्या वास्तव में कोई एक स्वतंत्रता आंदोलन था, सैनिक विद्रोह था, या एक जन क्रांति थी? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम इसको क्या नाम दें, क्योंकि जब इतिहासकार में नहीं बट पाई कि क्या नाम दिया जाए। बस हम इतना सा कहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भले ही ये क्या कहते हैं 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन आगे आने वाले जितने भी विद्रोह थे, चाहे वो क्या कहते हैं आपका स्वदेशी मूवमेंट हो, या फिर असहयोग आंदोलन हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर क्या कहते हैं लास्ट में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया था। क्योंकि जब आप बार बार गलती करते हैं ना, तो उससे क्या होती है कि एक सीख मिल पाती है। तो हमें यही सब सीख मिली थी कि यहाँ पर जैसे विचारधारा की भी कमी थी, राजनीतिक चेतना की कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी। इस चीज को हम लोग क्या किया ना कि उस भारत छोड़ो आंदोलन में बखूबी क्या कहते हैं संयमित होकर के अपने अंदर जो है राष्ट्रवाद का एक विकास कर पाए और मूवमेंट में जो है एक अच्छा योगदान दे पाए। मैं हाँ यहाँ सर। पर स्टैनली वोलफर्ट के साथ जानना चाहूंगा, एक अमेरिकी इतिहासकार। हाँ, क्या था वो ये कहते हैं इट वाज फार मोर देन अ म्यूटिनी, फिर से बोलिए। it was a far more than it was far more than a mutiny, yet much less than a first war of independence. मतलब ये सिपाही विद्रोह से बहुत ज्यादा था। हाँ। लेकिन भारत का प्रथम स्वाधीनता समर यदि कहें तो उससे ये बहुत पीछे था, ये इनके बीच कहीं था। लेकिन किसी ने तो ये भी कहा था कि भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। किसी ने ये भी कहा। अब कौन से थिंकर थे या किसने कोई इतिहासकार थे, एग्जैक्ट नहीं पता। ये विनायक दामोदर सावरकर का कथन था। ये जो इनको एक सुनियोजित विद्रोह बताने की कोशिश करते हैं अपने प्रथम स्वतंत्र समर जो उनका इनकी जो एक रचना है उसमें। अच्छा। और हालांकि तो वो रोटी और कमल का एक सांकेतिक जिक्र करते हैं, लेकिन जहां तक मैं मान पाता हूँ ये उस तरह का था नहीं, क्योंकि एक जगह आप एक नाना साहब का एक प्रतिनिधि क्रीमिया में जाकर किसी से मिलते हैं, या फिर पेशवा कानपुर से लखनऊ जाते हैं और उसके बाद एक विद्रोह होता है, छोटा सा है जो कि सुनियोजित विद्रोह जैसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह कोई नेता नहीं निकलता, कोई नेतृत्व नहीं दिखती है, नेतृत्व का अभाव दिखता है हर जगह पर, डिसिप्लिन का अभाव दिखता है। सावरकर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि विद्रोह की तारीख भी तय थी, लेकिन मंगल पांडे ने तो विद्रोह कुछ दिन पहले ही चला दी गोली। सही बात है। हाँ, यह हकीकत भी है। हाँ, ये चीजें हैं जो कि बताता है कि ये विद्रोह सुनियोजित विद्रोह ना होकर एक इनके बीच में था, कहीं एक विद्रोह हुआ जिसने एक स्वरूप धारण किया और लोगों को ये पता चला कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उससे ब्रिटिशर्स को ये डर समाहित हो गया कि आज हम देख रहे हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन सोचो यदि वो दिन आए जब शूद्र मतलब कि किसान भी, वैश्य और शूद्र जो मार्जिनलाइज सेक्शन है देश का, वो लोग भी यदि साथ हो जाए तब क्या स्थिति होगी। हालांकि आज जब देखें 1857 की क्रांति में किसानों की भूमिका बहुत कम थी, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन था, जो हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग था, उनकी भूमिका भी बिल्कुल नगण्य थी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, सुनाई दे रहा है। तो इस तक कह सकते हैं कि ये क्रांति या एक स्वतंत्रता संग्राम कहना मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने जैसा होगा। हमें इनके बीच में रहना चाहिए। मैं तो स्टैनली वोल्फर्ट के साथ ही जाना चाहूंगा। आप बताएं। मैं भी कुछ ऐसा ही मैं पूरी तरीके से ये तो नहीं कह सकता कि ये एक क्या कहते हैं सैनिक विद्रोह था या फिर स्वतंत्रता संघर्ष का विद्रोह था। मैं ये कहूंगा कि एक इनिशिएटिव अच्छा था। मैं अपना विचार खुद रखना चाहूंगा कि एक इनिशिएटिव अच्छा था स्वतंत्रता के लिए, लेकिन ये स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था। क्योंकि अगर स्वतंत्रता संघर्ष होती ना, पूरा देश मिल करके रहता, और पूरा देश अगर मिल करके लड़ता तो जरूर हम सफल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ लोग ही मतलब सहयोग दे पाए हैं। अब आप इसको यदि एक अलग ढंग से देखें तो लोग बताते हैं कि जूलियस
क्या कह रहे हैं? तो आपकी आवाज हेलो, कट रही है। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि ये जो विद्रोह था, कह सकते हैं कि जूलियस सीजर जिंदा में जितना ताकतवर था, मरने के बाद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। बिल्कुल इस विद्रोह से जितना कुछ नहीं मिला, विद्रोह के बाद लोगों को मोबिलाइज करने में, राष्ट्रवाद के विकास में उससे ज्यादा योगदान मिला इसका। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा एकदम। क्योंकि इस विद्रोह से अंग्रेजों को ये तो समझ में आ गई थी कि हम जिसे तुच्छ समझ रहे थे, जिसको हम असमर्थ समझ रहे थे, जिसके पास ना हथियार, आधुनिक चीजें, ना विचारधारा, ना नेतृत्वकर्ता, कुछ भी नहीं थी, संसाधनों की भरपूर कमी, और फिर भी इतना बड़ा विद्रोह कर लेना अपने आप में बड़ी बात है। और अगर ये यूं कहूं तो अगर पूरा देश मिल जाता तो अंग्रेज पता नहीं कहाँ निकल गए। जब इतने में ऐसी स्थिति हुई तो आप केवल सोच के देखिए कि क्या होगा। तो सही कहा चंद्रशेखर जी। तो आज का इस परिचर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, यही समाप्त करते हैं। कंक्लूजन में आप सर दोस्तों ये लिख सकते हैं कि 1857 का विप्लव यद्यपि सफल नहीं हो सका, परंतु उसने लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, एवं इस क्रांति ने दूरगामी परिणाम के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इस तरीके से इसको जो है समापन की ओर, मतलब निष्कर्ष के रूप में 2-4 लाइन लिख करके समाप्त कर देंगे। 1857 की क्रांति समाप्त करते हैं। हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आई जरूर उसका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।